एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून, भारतीय संविधान में 10th शेड्यूल में बताया गया है। 10th शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा 1985 में कॉन्स्टिट्यूशन के 52nd अमेंडमेंट के साथ राजीव गांधी की सरकार में जोड़ा गया था। इस अमेंडमेंट के पीछे जो मोटो था वो ये था कि दल बदल की संभावनाओं को रोकना था, जस्ट टू स्टॉप द डिफेक्शन इन पार्टीज एट दैट टाइम। 1950 से लेकर 1935 के बीच में 35 साल का जो समय था जो है, इस बीच एक ट्रेंड देखा गया था कि लोगों में जो है, जिस पार्टी से वो चुनकर आते थे, चुनने के बाद जैसे ही वो हाउस के मेंबर बनते थे, हाउस के मेंबर बनने के बाद एक टेंडेंसी आई कि चाहे पैसे को लेकर या किसी विशेष तरह के पद को पाने को लेकर वो अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते थे। एक तरह से एक ट्रेंड बन गया था। 1967 में एक जो वाकया हुआ था, क्या कहते हैं, हरियाणा वाला, जहां गया लाल नाम का एक शख्स थे जिन्होंने एक ही दिन में 3 बार या 5 बार अपनी पार्टी को बदला था जो है। तो ये जो आया राम गया राम की जो ये स्थिति थी जो है, इसको रोकने के लिए जो है 85 में राजीव गांधी की सरकार में ये कानून लाया गया। टेक्निकली अगर हम देखें तो ये कोई एक्ट नहीं है, ये कोई अधिनियम नहीं है, लेकिन इसकी जो पॉपुलैरिटी है, जो उसकी लोकप्रियता है, वो एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर ही है जो है। इसीलिए इसको हम इस नाम से जानते हैं। एंटी डिफेक्शन या कहूं कि दल बदल अनएथिकल है। इट इज नॉट गुड फॉर अ डेमोक्रेसी, क्योंकि सत्ता पाने के लिए, पैसों के लिए, किसी स्पेशल पोजीशन को पाने के लिए कोई भी अपनी पार्टी को छोड़ सकता है। ऐसा प्रोविजन इस अमेंडमेंट के पहले हुआ करता था जो है। ऐसी एक परंपरा, प्रोविजन नहीं कहूंगा, एक ऐसी परंपरा उस समय बनी हुई थी। इसलिए सरकारों के इनस्टेबल या अस्थिर होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया था, और ऐसे में इसी चीज को रोकने के लिए इस कानून को लाया गया जो है। अब हम चलते हैं कि इस कानून की क्या विशेषताएं हैं। तो पहली बात तो ये कि दल बदल कानून, हम ये जान जाएं कि ये किसके ऊपर लागू होता है। तो दल बदल कानून जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, ये उनके ऊपर लागू होता है। यानी कि जो सांसद हैं और जो विधायक हैं, जो चुनकर संसद के मेंबर हो गए हैं, ये उनके ऊपर लागू होता है, ना कि किसी पार्टी के किसी और मेंबर पर लागू होता है जो कि नॉन इलेक्टेड है। यानी कि अगर हम और आप हैं, और अगर आप जो हैं, हम और आप किसी एक विशेष पार्टी में अपनी आस्था रखते हैं, पार्टी ने आपको टिकट दिया, आप चुनकर हाउस में सदन के मेंबर बन जाते हैं, मैं मेंबर नहीं बनता हूं, तो दल बदल का कानून जो है वो आप पर लागू होगा, ना कि मुझ पर लागू होगा, जबकि मैं भी उसी पार्टी में आस्था रखता हूं जिसमें आप आस्था रखते हैं। तो पार्टी का मेंबर तो मैं हूं, जिस पार्टी के मेंबर आप हैं, लेकिन चूंकि इलेक्ट आप हुए हैं, इसलिए दल बदल का कानून आपके ऊपर लागू होगा जो है। यानी कि जो सदन के मेंबर हैं, यानी कि जो हाउस के मेंबर हैं, ये जो प्रोविजन है डिफेक्शन लॉ के जो है, सिर्फ उनके ऊपर लागू होगा जो है। लेकिन जब हम सदन में या हाउस में जब हम डिफेक्शन की बात करते हैं या जब हम दल बदल की बात करते हैं, तो भाई हाउस में 3 तरह के मेंबर होते हैं। पहला पार्टी के मेंबर, दूसरा इंडिपेंडेंट, और तीसरा अपॉइंटेड मेंबर। तो चूंकि विधायिकाओं में यानी कि जो लेजिस्लेचर में 3 तरह के मेंबर्स होते हैं, और तीनों पर ये लॉ लागू होता है, चाहे वो पार्टी के मेंबर हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो, और चाहे वो अपॉइंटेड हो जो हो। अब सवाल ये कि ये कब कहा जाएगा कि इन इलेक्टेड मेंबर्स ने अपने दल को बदल लिया है। ये कब कहा जाएगा कि ये जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जिन्हें हम
चाहे पार्टी मेंबर्स कह लें, चाहे हम इन्हें निर्दलीय या इंडिपेंडेंट कह लें, या हम इन्हें अपॉइंटेड कह लें, तो कब ये कहा जाएगा कि ये इन्होंने अपनी कंसर्न पार्टी को छोड़ दिया है या इन्होंने डिफेक्शन लॉ के दायरे में ही आते हैं जो है। तो अगर किसी पार्टी का मेंबर है तो उसे अपनी पार्टी की व्हिप को मानना पड़ेगा, यानी कि जो पार्टी के इंस्ट्रक्शंस हैं उसको मानना पड़ेगा। अगर वो पार्टी के इंस्ट्रक्शंस को नहीं मानता है तो वो अपनी पार्टी से बाहर हो जाएगा, और अगर पार्टी से बाहर हो जाएगा तो वो फिर हाउस से बाहर हो जाएगा। तो इसका मतलब जो किसी पार्टी का मेंबर है उस पे दो चीजें अप्लाई होती हैं। पहली चीज कि वो एक तो एक पार्टी का मेंबर है और दूसरा वो हाउस का मेंबर है। तो पहले जबकि वो अपनी पार्टी की बात नहीं मानेगा तब वो पार्टी से बाहर होगा, और जब वो पार्टी से बाहर होगा तो वो हाउस का मेंबर भी नहीं रह जाएगा। इसी में आगे एक बात आगे ऐड कर दूं कि ये जो पार्टी के निर्देश हैं, ये जो पार्टी की व्हिप है, ये जो पार्टी के इंस्ट्रक्शंस हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जो है हाउस के अंदर लागू होते हैं, हाउस के बाहर लागू नहीं होते। हाउस के अंदर लागू होते हैं, यानी कि इंटरनल प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस के रिगार्ड में ये इलेक्टेड मेंबर्स पर, जो पार्टी के इलेक्टेड मेंबर्स हैं उन पर पार्टी की व्हिप लागू होती है, ना कि हाउस के बाहर लागू होती है। अब सवाल ये कि अभी आपने एक लेटेस्ट एग्जाम्पल देखा था 1 या 1.5 साल पहले, जो राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार थी। सचिन पायलट ने अपने कुछ साथी विधायकों के साथ मिलकर कुछ अलग ही तरह की वहां पर खिचड़ी पक रही थी। स्पीकर ने कहा जो है कि आप पार्टी विरोधी गतिविधियों में आप संलिप्त हैं और आपके ऊपर डिफेक्शन लॉ का के जो प्रोविजंस हैं आप पर अप्लाई होते हैं, आपके साथी जो विधायक हैं उनके ऊपर भी लागू होते हैं। अशोक गहलोत सरकार ने भी यही कहा, क्योंकि स्पीकर उनका था, आप पर ये लागू होते हैं। तो सचिन पायलट और उनके साथियों ने यही बात कही थी कि जो पार्टी की व्हिप है वो सदन के अंदर लागू होती है, सदन के बाहर लागू नहीं होती है। राइट टू डिसेंट हमारा फंडामेंटल राइट है, और हम अपनी ही सरकार से किसी विषय पर असहमति रख सकते हैं। गहलोत सरकार ने कहा कि आप जो है पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, आप पार्टी विरोधी कार्य कर रहे हैं, और ऐसे में जो है आप इसके दायरे में आते हैं। तो लेकिन अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को एग्जामिन करेंगे तो आप कहीं पर नहीं पाएंगे कि ना तो इस डिफेक्शन लॉ जो कि 10 शेड्यूल में दी हुई है, या डिस्क्वालिफिकेशन के और भी ग्राउंड्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए हैं, उनमें कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, कहीं पर भी ये मेंशन्ड नहीं है जो है कि आखिर पार्टी विरोधी गतिविधियां कौन सी होती हैं। तो पार्टी विरोधी गतिविधियां अगर कहीं शामिल नहीं है, तो अगर पार्टी ने कोई व्हिप नहीं दी है सदन के, इनके ऊपर पार्टी व्हिप या पार्टी के दिशा निर्देश लागू नहीं होते, जो कि पार्टी व्हिप का जो मामला है, पार्टी के जो दिशा निर्देश का मामला है, वो सदन के अंदर की बात हो रही है, सदन के बाहर की बात नहीं हो रही। दूसरी बात, अगर कोई मेंबर वॉलंटरली अपनी स्वेच्छा से पार्टी को छोड़ता है तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। यानी कि एक चीज तो कि वो किसी पार्टी का मेंबर है और पार्टी के व्हिप यानी पार्टी के दिशा निर्देशों को फॉलो नहीं करता है, तो उसकी सदस्यता पार्टी से जाएगी, और पार्टी से अगर उसकी सदस्यता गई तो वो फिर सदस्यता उसकी सदन से चली जाएगी। दूसरा, वॉलंटरी वो अपने पद को छोड़ देता है, वॉलंटरी अपनी पार्टी को छोड़ देता है, तो भी उसकी मेंबरशिप हाउस से चली जाएगी। दूसरी पोजीशन आती है उनकी जो आपके इंडिपेंडेंट मेंबर हैं। निर्दलीय मेंबर जैसे ही किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करेंगे, इनकी सदस्यता हाउस से चली जाएगी। यानी कि जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं वो दे कैन बी अ मिनिस्टर बट दे कैन नॉट बी अ पार्टी मेंबर। वो किसी पार्टी के साथ अपनी आस्था को नहीं दिखा सकते हैं। वो एज ए इंडिपेंडेंट मेंबर चुने गए थे, उन्हें अपनी उस डिग्निटी को बनाकर रखना है,
अपने निर्दलीय होने की डिग्निटी को बना के रखना है, अपने उस एग्जिस्टेंस को एज ए निर्दलीय मेंबर बना के रखना है। अगर उन्होंने किसी पार्टी के साथ अपनी एलिगेंस दिखाई, आस्था दिखाई, तो जिस दिन वो आस्था दिखाएंगे उसी दिन वो उनकी सदस्यता जो है हाउस से चली जाएगी। जो है तीसरी पोजीशन आती है वो लोग जो मनोनीत किए जाते हैं, जो कि अपॉइंटेड होते हैं। तो जो इस तरह के अपॉइंटेड मेंबर होते हैं, तो ये आप भी जानते हैं, जिसकी सरकार होती है उसी का राष्ट्रपति होता है, या राज्य स्तर पे जो है क्या कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के ही जो मनोनीत के माध्यम से ही जिन राज्यपालों को जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं विद कंसेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो है वो जिन सदस्यों को मनोनीत करते हैं, तो इनमें भी जो है एक जो है पॉलिटिकल क्या बोलते हैं सपोर्ट चलता है कि उन्हीं लोग को वो चुनकर आते हैं राज्यसभा में, या जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वो किसी न किसी पार्टी, वो जो रूलिंग पार्टी रहती है उसी के सपोर्ट से वो आते हैं। तो ऐसे में जो ये अपॉइंटेड मेंबर्स हैं या जो ये मनोनीत मेंबर्स हैं, अगर ये 6 महीने के अंदर किसी पार्टी की सदस्यता ले लेते हैं, तो ये माना तो इनके ऊपर डिफेक्शन का लॉ, दल बदल का कानून लागू नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर 6 महीने के बाद ये किसी पार्टी की सदस्यता लेते हैं, किसी पार्टी में चले जाते हैं, तो इनके ऊपर दल बदल का कानून लागू होगा और इनकी पार्टी की सदस्यता और इनकी जो हाउस की मेंबरशिप है वो चली जाएगी। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है कि 6 महीने बाद ये मान लिया जाता है, या 6 महीने के बाद, 6 महीने का जो समय होता है ये मान लिया जाता है इस बीच की जिस पार्टी ने उन्हें अपॉइंट किया है, ये जो रूलिंग पार्टी ने अपॉइंट किया है, ये उसी के सदस्य हो गए हैं। और ऐसे में 6 महीने बाद अगर अपनी पार्टी बदलते हैं, दूसरे क्या कहते हैं किसी और पार्टी को ज्वाइन करते हैं, तो माना जाएगा कि इन्होंने दल बदल किया है, और ऐसे में डिफेक्शन लॉ के जो प्रोविजंस हैं वो इनके ऊपर जो है ये यहाँ पर अप्लीकेबल है। ये तो रहे कि किन पर ये कानून लागू हो रहा है, लेकिन यहीं पर कुछ एक्सेप्शन भी बताए गए हैं इस डिफेक्शन लॉ के। जो डिफेक्शन लॉ का एक्सेप्शन क्या है कि भाई ये जो कानून है वो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन पर लागू या वाइस चेयरमैन पर लागू नहीं होता है। एक्सेप्शन है यहाँ पर है डिफेक्शन का जो है कि ये कानून स्पीकर या डिप्टी स्पीकर या आपका चेयरमैन या वाइस चेयरमैन, यानी कि जो हाउस का प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उस पर ये कानून लागू नहीं होता है। उसका भी रीजन है कि एक बार स्पीकर आप अपॉइंट हो गए, या किसी भी हाउस का मेंबर जो है अगर स्पीकर अपॉइंट हो गया, सॉरी किसी भी पार्टी का मेंबर जो रूलिंग पार्टी है उसका भी जो स्पीकर होता है, तो ये मान लिया जाता है कि स्पीकर किसी पार्टी का नहीं होता है। स्पीकर इज ऑलवेज अबव द पार्टी, स्पीकर इज ऑलवेज अबव द पार्टी, स्पीकर जो है पार्टी से ऊपर होता है, इसलिए स्पीकर के ऊपर जो है ये डिफेक्शन लागू नहीं होता है। किसी भी विषय पर, किसी भी मोशन पर अगर वोटिंग हो रही है और लास्ट में अगर उसमें स्पीकर वोट करता है तो उस पर डिफेक्शन के प्रोविजंस लागू नहीं होंगे। दूसरा, मर्जर हो जाए, विलय कर ले जो है, यानी कि जो पार्टी है उस पार्टी के अगर 2/3 मेंबर यदि किसी पार्टी में जाकर मिल जाते हैं या अलग पार्टी बना लेते हैं तो उन पर डिफेक्शन लॉ अप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे राजस्थान में थे 6 विधायक थे बहुजन समाज पार्टी के और 6 विधायकों ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, तो यहाँ तो 100% जो है पूरा क्या कहते हैं डिफेक्शन हो गया, जो है पूरा 6 के 6 विधायक ने सीधे कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली, जो है छोड़ दिया अपनी पुरानी पार्टी को, जो है नई पार्टी ज्वाइन कर ली। तो यहाँ पर 2/3 नहीं, यहाँ पर तो पूरा 100% जो है क्या कहते हैं विलय हो गया था, जो एक पार्टी का दूसरी पार्टी में जो है। तो यहाँ पर कह दिया गया कि यहाँ पर डिफेक्शन जो है लागू नहीं। तीसरा, अगर पार्टी किसी मेंबर को अपने एक्सपेल कर रही है, यानी कि अपने पार्टी से निष्कासित कर रही है,
तो उस पर डिफेक्शन लागू नहीं होगा। यहां पर समझने वाली चीज क्या कि अगर किसी पार्टी का मेंबर पार्टी को वॉलंटरली छोड़ रहा है, खुद छोड़ रहा है, तो डिफेक्शन लागू होगा। और अगर उसे पार्टी एक्सपेल कर रही है, पार्टी निष्कासित कर रही है, तो उसके ऊपर डिफेक्शन लागू नहीं होगा। ये तो हो गए इसके एक्सेप्शन हो गए। हमने देखा कि किन पर लागू होगा और किन पर लागू नहीं होगा। अब तीसरी बात आती है इस डिफेक्शन लॉ को लेकर कि भाई इस विषय पर निर्णय कौन देगा, हु इज द अथॉरिटी, हु इज द डिसीजन अथॉरिटी इन ऑल सच केसेस, जो है इन ऑल सच केसेस ऑफ डिफेक्शन। तो भाई डिसीजन कौन देगा डिफेक्शन पर, तो डिसीजन जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर देगा हाउस का, जो है यानी कि ऐसे में जो है स्पीकर का जो निर्णय है वो निर्णय अंतिम होगा। और ऐसा हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ कहता है। एंटी डिफेक्शन लॉ के जो प्रोविजंस हैं, शेड्यूल 10 के प्रोविजंस ये कहते हैं कि द डिसीजंस ऑफ द स्पीकर शैल बी फाइनल। तो सवाल यहां पर एक ये आया जो है कि जैसे ही 1985 में ये डिफेक्शन लॉ अस्तित्व में आया, एग्जिस्टेंस में आया, इसके साथ ही साथ तुरंत जो है इसमें जो है विवाद शुरू हो गए। जो है जहां एक तरफ जो है इस पर्टिकुलर लॉ ने जो है पार्टियों को मजबूत किया, दलों की जो स्थिति है वो विधानसभाओं और संसद में मजबूत हुई, वहीं दूसरी तरफ जो मेंबर्स की इंडिविजुअल लिबर्टी थी, जो मेंबर्स की जो है इंडिविजुअल लिबर्टी थी, वो कमजोर हुई। जो है उनकी अपनी कोई सोच नहीं थी, उन्हें वही मानना था जो पार्टी कह रही थी। 105, 194 में जो पावर्स, प्रिविलेजेस, इम्यूनिटीज की बात हो रही थी, वो सब दरकिनार हो गई। 105, 194 जिस पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की बात करते थे, उन्हें एक तरह से एंटी डिफेक्शन लॉ छीन ले रहा था, ऐसा दिखाई पड़ रहा था। क्योंकि ना तो उनकी अपनी कोई सोच, ना कोई सहमति, ना कोई असहमति, जो पार्टी कह रही है, यानी जो पार्टी का बॉस कह रहा है, वही मानना था। 19(1)A में जो स्पीच और एक्सप्रेशन का राइट है, जैसे हमको आपको मिला है वैसे उनको भी मिला हुआ है, नहीं बोल सकते। या आर्टिकल 105, 194 पढ़ा हमने, जहां सदन में अपनी बात को कहने का अधिकार, फिर यहाँ पे स्पीच था जो है, तो वो अब नहीं रह गया। मतलब वो जो है किसके पास है, वो जैसा कहेंगे पार्टी के बॉस, उन्हें उसके अकॉर्डिंगली करना है। जो तो सवाल यहाँ पर ये था कि जो क्वेश्चन निकल कर आया इस लॉ के आने के बाद कि सरकार का स्थायित्व तो ज्यादा जरूरी है या डेमोक्रेसी का होना ज्यादा जरूरी है। वेदर द स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट इज द नीड ऑफ द आवर, या स्टिल डेमोक्रेसी प्रिवेल्स हियर। जो है क्या डेमोक्रेसी अभी भी जो है क्या कहते हैं अपने अस्तित्व में है या नहीं। ये सवाल था जो है। फिर आगे स्टेप हम आगे बढ़ते हैं कि भाई ऐसी पोजीशन में तब जबकि स्पीकर का डिसीजन फाइनल होगा, कि तो ऐसे में हम स्पीकर की भूमिका पर सवाल उठना भी जरूरी है। आर्टिकल 122 और आर्टिकल 212, क्योंकि इसके बाद हम बाद में करते हैं, पहले हम ये बताते हैं आपको कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है या जो आपका 10 शेड्यूल है, उसमें स्पीकर की जो पावर है वो लास्ट पावर है। यानी कि स्पीकर का जो निर्णय है, क्या कहते हैं इस रिगार्ड में कि कौन हाउस का मेंबर होगा और कौन हाउस का मेंबर नहीं होगा, जो है ये पावर जो है उन हाउस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के पास है। शेड्यूल 10 का क्लॉज 6 ये कहता है कि इफ एनी क्वेश्चन arises as to whether a member of a house has become subject to disqualification under this schedule, the question shall be referred for the decision of the chairman, or as the case may be, the speaker of such house, and his decision shall be final। यानी कि डिफेक्शन के संदर्भ में अगर कोई भी मामला
हाउस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास पहुंचा नहीं, अगर डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित कोई भी मामला है तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास ही जाएगा और उस पर होने वाला जो निर्णय होगा उस प्रिसाइडिंग ऑफिसर का ही होगा और वही निर्णय शैल बी फाइनल होगा, जो है वही निर्णय अंतिम निर्णय होगा जो है। तो एक तरफ तो कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल 10, उसी में स्पीकर और चेयरमैन की पावर दी हुई है। उसके अलावा आर्टिकल 122 और 212 भी जो है कुछ स्पेशल पावर्स देता है इन प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को, जो है कि सदन की जो प्रक्रिया है, यानी कि जो प्रोसीजर है, सदन चलेगा कैसे, जो है कैसे प्रोसीजरल रेस्पेक्ट में सदन चलेगा, जो है ऐसे में स्पीकर के पास या प्रिसाइडिंग ऑफिसर या राज्यसभा का जो सभापति है उसके पास ये पावर है कि वो डिसाइड करेगा जो है कि सदन चलेगा कैसे, जो है। तो ऐसे में सवाल ये कि अगर स्पीकर या उपसभा या सभापति यानी कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउसेस जो हैं, अगर अपने फंक्शंस का परफॉर्मेंस जो है विद इन द एम्बिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ना करें तो क्या तब भी जुडिशरी का इंटरफेरेंस नहीं होगा? क्या डिफेक्शन लॉस के कॉन्टेस्ट में क्या जुडिशियल इंटरफेरेंस नहीं होगा इस तरह के मामलों में, जैसा कि ये डिफेक्शन लॉ कह रहा है या आर्टिकल 122 या 212 के प्रोविजंस कह रहे हैं? तो इस सवाल का जवाब जो है किहोटो होलोहन के केस में जो है सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने प्रॉपरली दिया था, जो है सुप्रीम कोर्ट बेंच ने, जहां ना तो यह बताया कि स्पीकर की पावर कहां तक कितनी है और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह भी बताया कि क्या इन पावर्स का जुडिशियल रिव्यू होगा या नहीं होगा, जो है। तो किहोटो होलोहन के मामले में 3-4 तरह की बातें थी जिनको कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बात कही कि अगर कोई एप्लीकेशन स्पीकर के पास है तो रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन, रिगार्डिंग डिफेक्शन यानी दल बदल को लेकर अगर कोई एप्लीकेशन, कोई प्रार्थना पत्र जो है अगर स्पीकर के पास है जो है तो इसमें स्पीकर का जो डिसीजन होगा जो है वही फाइनल होगा, जो है। और जब तक कि स्पीकर का डिसीजन नहीं आ जाएगा तब तक जुडिशरी इंटरफियर नहीं करेगी। यानी एक बात तो क्लियर हो गई कि जुडिशियल इंटरफेरेंस हो सकता है, लेकिन जुडिशियल इंटरफेरेंस तब होगा जब तक कि स्पीकर का डिसीजन नहीं आएगा। अब स्पीकर के डिसीजन के रिगार्ड में कि स्पीकर डिसीजन कब देगा, ऐसी कोई टाइम बाउंड लिमिट जो है इस डिफेक्शन लॉ यानी 10 शेड्यूल में बताई नहीं गई है कि वो 3 महीना है कि 2 महीना है कि 6 महीना है कि 8 महीना है कि साल भर है कि पूरा सत्र बीत जाएगा विधानसभा का जो है, या पूरा सत्र बीत जाएगा जो है लोकसभा का जो है, उसके बाद भी पार्लियामेंट का सत्र बीत जाने के बाद भी 2-4 साल तक डिसीजन नहीं आएगा। तो इस पोजीशन में जो है क्या कहते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ के रिगार्ड में इन स्पीकर्स की अनब्रिडल्ड पावर का क्या तब भी जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा? किहोटो होलोहन के केस ने एक तरफ ये रास्ता दिखाया कि जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, लेकिन जुडिशियल रिव्यू तब होगा जबकि स्पीकर का डिसीजन आ जाए। यानी कि आर्टिकल 136 और 226 में जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, लेकिन ये जो है स्पीकर के डिसीजन के बाद होगा। फिर लेकिन सवाल जुडिशरी के सामने ये था कि फिर ये आर्टिकल 122 या आर्टिकल 212 है जिसमें लिखा हुआ है कि अपने प्रोसीजरल एस्पेक्ट में स्पीकर और हाउस और क्या कहते हैं जो राज्यसभा का जो सभापति है वो उनकी फ्रीडम होती है कि वो बिना किसी इंटरफेरेंस के जो है अपनी सदन की कार्रवाइयों को जो है वो अंजाम दे सकते हैं। इसमें जुडिशरी का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में वो क्वेश्चनेबल नहीं होंगे जो है। वहां पर क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जुडिशियल एस्पेक्ट के रिगार्ड में यहां पर अगर देखा जाए तो
स्पीकर के दो तरह के काम होते हैं। स्पीकर के दो तरह के काम होते हैं, एक उसका काम होता है प्रोसीजरल और दूसरा काम होता है उसका क्वासी जुडिशियल फंक्शन। एक तरफ वो प्रक्रियात्मक काम कर रहा है और दूसरी तरफ वो अर्ध न्यायिक काम कर रहा है, जहां पर वो डिसाइड कर रहा है कि ये हाउस के मेंबर हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, इन्होंने डिफेक्शन लॉ के दायरे में आते हैं या नहीं आते हैं। तो कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जहां तक कि इन प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की प्रक्रियात्मक शक्तियों की बात है, जहां तक इनकी प्रोसीजरल पावर्स की बात है, जो कि आर्टिकल 122 और 212 में बताई गई है, उसमें कोर्ट इंटरफियर नहीं करेगी। लेकिन जहां ये क्वासी जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जहां 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 ये तय कर रहे हैं कि कोई हाउस का मेंबर होगा या नहीं होगा, उस पर ये प्रोविजंस लागू होते हैं 10 शेड्यूल के जो हैं, तो ऐसे में उनका काम क्वासी जुडिशियल फंक्शन का हो जाता है। उस क्वासी जुडिशियल फंक्शन का जुडिशियल रिव्यू जो है हो सकता है। फिर कोर्ट ने अगली बात एक कही जो एक बहुत बड़ी बात थी। कोर्ट ने कहा कि जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर वो डॉक्ट्रिन जो केशवानंद भारती से आई थी। तो कोर्ट ने कहा भाई कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और इस हक को, इस राइट को जुडिशरी के जो है 10th शेड्यूल भी उनसे नहीं छीन सकता है। एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कही जो है कि जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और ऐसी कोई चीज जो कि बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़ रही है, बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर रही है, तो भले ही कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों ना लिखा हो, लेकिन अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को अगर वो डिस्टर्ब कर रही है, तो बीइंग फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बीइंग द गार्जियन of the fundamental rights of the citizens of the country, being the protector of fundamental rights and constitutional values, सुप्रीम कोर्ट फाइनल इंटरप्रेटर होने के नाते जो है किसी भी बात का जुडिशियल रिव्यू कर सकती है अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर के एस्पेक्ट में वो बात आती है। और एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कही कि ये जो डिफेक्शन लॉ है ये आर्टिकल 105 और 194 के अगेंस्ट नहीं है। जो तमाम बातें इस एक्ट के आने के बाद उसमें आई थी कि ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ के प्रोविजंस हैं ये 105 और 194 के अगेंस्ट है जो है। तो कोर्ट ने यहाँ पर कहा भाई अगेंस्ट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ही सब कुछ नहीं होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज भी होती हैं। जिस पार्टी से चुनकर वो आ रहे हैं उस पार्टी में उनकी निष्ठा होनी चाहिए। और जो अब तक के एग्जाम्पल्स देखे गए हैं डिफेक्शन को लेकर, पार्टियों को छोड़ने को लेकर जो है, कहीं पर भी जो है ये एग्जाम्पल नहीं देखा गया है कि वो किसी विशेष अच्छे कामों के लिए जो है अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। जहां पर लोग गए हैं अपने फायदे के लिए गए हैं, पद के लिए गए हैं, पैसे के लिए गए हैं, ये जो ट्रेंड देखा गया है ये देखा गया है। तो ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज का निर्वहन करना भी जो है जिम्मेदारी है इन मेंबर्स की जो है। और अगर ये मेंबर्स अपनी ड्यूटीज का निर्वहन सही तरीके से नहीं करते हैं तो ऐसे में 20 डिफेक्शन लॉ के जो प्रोविजंस हैं वो इनके ऊपर पूरी तरह से अप्लीकेबल होंगे। ये था आपका क्योटो होलोहोन का मामला जो है। अब जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ जो है 1985 में आया और इसमें 2003 में इसमें कुछ चेंजेस हुए जो है। तो एक सवाल आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा, अभी भी आगे भी आएगा, या आना चाहिए जो है कि ऐसे में क्योटो होलोहोन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के क्लियर कट डायरेक्शन के बाद कि भाई हाँ जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, 10 शेड्यूल में स्पीकर की जो भी पावर बताई गई है उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, लेकिन वो जुडिशियल रिव्यू तब होगा जबकि स्पीकर का डिसीजन आ जाएगा। और स्पीकर का डिसीजन के रिगार्ड में कोई टाइम बाउंड लिमिट अब तक नहीं बताई गई है। तो अभी 2020 में मणिपुर के ही एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक सुझाव दिया है, संसद को जो है, सरकार को सुझाव दिया है कि दल बदल कानून को लेकर जो है एक प्रॉपर लॉ बनाया जाना चाहिए
या कहूं कि दल बदल कानून को लेकर चूंकि स्पीकर की जो भूमिका रही है वो हमेशा से सवालों के घेरे में रही है। स्पीकर हमेशा चूंकि जो रूलिंग पार्टी होती है उसी के ही मेंबर होते हैं, ऐसे में स्पीकर का अपनी पार्टी से ऊपर उठना ये व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। वंस ए स्पीकर इज ऑलवेज स्पीकर, ये एक ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक वो है, एक स्लोगन है जो है कि वहां जो स्पीकर होता है वो पार्टी से ऊपर हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि स्पीकर पार्टी से ऊपर नहीं होता, पार्टी का ही मेंबर होता है, बस वो स्पेशल एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर बैठ जाता है। तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर बैठने के बाद जहां उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इम्पार्शियल होकर बिहेव करेगा, तो जो अब तक एक ट्रेंड रहा है, जो अब तक एक रवायत रही है, उस रवायत में हमने देखा जो है कि स्पीकर कभी अनबायस्ड हुआ ही नहीं है, स्पीकर हमेशा बायस्ड रहा है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है एक जो है संसद को जो है कि वो इस पर विचार करे कि डिफेक्शन के मामलों की जांच जो है स्पीकर से न कराने के बजाय एक ऐसी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बनाई जाए या एक ऐसा क्या बोलते हैं प्राधिकरण बनाया जाए, ट्रिब्यूनल बनाया जाए जो इस तरह के मामलों की जांच करे। जो है एक सुझाव दिया है सुप्रीम कोर्ट ने जो है 2020 में, पिछले साल जो है सरकार को और पार्लियामेंट को सुझाव दिया है कि इस पर संसद विचार करे जो है कि क्या इस तरह का प्राधिकरण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और ऐसे में जो है स्पीकर की भूमिका पर सवाल तो आने ही आने हैं। तो अब देखो यहाँ पर दो बातें हैं कि स्पीकर जब काम करता है, जो स्पीकर से एक्सपेक्टेशन होती है कि एक तो आपका ये जो क्लॉज 5 है इसका जो है आपके 10 शेड्यूल का, जो एक्सेप्शन की बात करता है, स्पीकर के सामने जब भी कोई मामला आता है इस तरह का, भाई अब चूंकि स्पीकर की भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं तो हम स्पीकर की भूमिका पर भी थोड़ा सा जो है आपके साथ एक डिस्कशन कर लेते हैं। चूंकि सदन का मामला है, जब ये कानून बना रहा होगा तो जाहिर सी बात है सदन का मामला है, इसका सोल्यूशन सदन में ही तलाशा जाना चाहिए। हमारे आपके घर की बात है तो हमारे आपके घर की बात में पड़ोसी इंटरफियर नहीं करेंगे, जो हम अपनी समस्याओं का सोल्यूशन जो है घर में ही निकालेंगे। हमारी नाराजगी किसी बच्चे से है या किसी बच्चे की नाराजगी हमसे है तो बजाय किसी और से कहने के क्लास में ही हम एक ऐसा डेकोरम बनाए जो है जिसके थ्रू हम अपनी बात एक दूसरे से रख सके। जो है तो हम अपने घर की बातों का सोल्यूशन, घर के झगड़ों का सोल्यूशन अपने घर में ही तलाशेंगे। किसी बाहर की अथॉरिटी को हम भला क्यों अपॉइंट करेंगे हमारे सोल्यूशंस को जो है सॉर्ट आउट करने के लिए। जो है उसी तरह से 85 में इस एक्ट को बनाने का उद्देश्य भी यही रहा होगा कि सदन की बातों का सोल्यूशन सदन में ही तलाशा जाए। और आज 1985 से लेकर 2020-21 आ गया जो है, तो क्या इस कानून में अब बदलाव की जरूरत आन पड़ी है? 2003 में एक बदलाव हुआ, तो क्या 2020 या 21 में सुप्रीम कोर्ट ने जो सजेशन दिया है, तो ऐसे में हम सभी जानते हैं कि भारत में ऐसा नहीं है कि ट्रिब्यूनल्स पहले से नहीं है, और उन ट्रिब्यूनल्स की क्या स्थिति है ये हम आज भी जानते हैं, ये भी हम जानते हैं। उन ट्रिब्यूनल्स के फैसले आज भी नहीं आते हैं, लंबे लंबे समय तक बहुत सारी चीजें ट्रिब्यूनल के सामने पेंडिंग पड़ी हुई हैं। तो उसी तरह से एक ट्रिब्यूनल और बना दिया जाए, या इसी तरह से एक ट्रिब्यूनल और बनाकर जो है ये क्या कहते हैं, ये व्यवस्था लाई जाए कि डिफेक्शन के मामलों में ये ट्रिब्यूनल जो है अपनी सजेशंस देंगे। इसमें कौन लोग अपॉइंट होंगे? जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस होंगे। जो तो ऐसे में सेपरेशन ऑफ पावर का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं टूट तो नहीं रहा है। धीरे धीरे हर चीज के लिए हम जुडिशरी के पास ही जा रहे हैं। एक सवाल ये भी बनता है कि भाई कि आखिर सोल्यूशन कहाँ ढूंढा जाए इसका जो है। तो भाई स्पीकर के पास तो दो पावर है, स्पीकर के पास दो बातें हैं कि जैसे ही वो स्पीकर अपॉइंट हो वो अपनी उस पार्टी से इस्तीफा दे दे जिस पार्टी का वो मेंबर है, देखा जाएगा। फिर एक तरह तो वो निष्पक्ष हो गया जो है। दूसरा कि उसके पास ये ऑप्शन होता है कि जैसे कोई मामला उसके सामने आया, अगर मामला स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप का है, सीधा सा मामला दिखाई पड़ रहा है भाई कि इन्होंने पार्टी छोड़ दी है और इन पर डिफेक्शन लॉ के प्रोविजंस लागू होते हैं, ठीक है। जहां कोई चीज टिपिकल आ रही है कि 1/3 मेंबर छोड़ रहे हैं, 2/3 मेंबर छोड़ रहे हैं, या जो भी रीजन है, कोई मामला टेक्निकल मामला है, तो उसके लिए स्पीकर ये कर सकता है कि स्पीकर जो है संसद की विशेषाधिकार समिति के पास जो है
उस तरह के मामलों को भेज सकता है। जो वो रिकमेंडेशन वहां से, चूंकि अब उसमें विशेषाधिकार समिति में तो हर पक्ष विपक्ष सभी मेंबर होते हैं, वो मेंबर अपनी राय देंगे, उसको जो है वो राय निकलकर उसके सामने आएगी, जो है वो उस राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि स्पीकर का ही डिसीजन फाइनल होगा। जो जुडिशियल रिव्यू तो बाद में हो रहा है उसका, लेकिन अभी क्या पोजीशन है वही फाइनल होगा जो है। तो वो उस कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद अपना डिसीजन दे जो है। तो एक तरीका तो भाई ये हो सकता है। दूसरा, सुप्रीम को दूसरी बात पे अगर आऊं मैं जो हूं, तो एक बात जो सुप्रीम कोर्ट में 2020 में पिछले साल सुझाव दिया है संसद को या सरकार को, जो है कि इस पर भी विचार हुआ होगा कि इलेक्शन कमीशन, जैसा हमने देखा था जो है कि डिस्क्वालिफिकेशन के रिगार्ड में जो भी प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है, उन प्रोविजंस के रिगार्ड में जो है प्रेसिडेंट जो है इलेक्शन कमीशन से कंसल्ट करके जो है वो क्या कहते हैं उन डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स को जो है जस्टिफाई करता है कि हाँ ये है या नहीं है। उसी तरह से प्रेसिडेंट को भी ये पावर क्यों न दे दी जाए रिगार्डिंग डिफेक्शन और थ्रू इलेक्शन कमीशन जो है। तो इसमें एक सवाल फिर हमारे आपके दिमाग में आना चाहिए भाई कि इलेक्शन कमीशन तो जो है वही होता, क्या कहते हैं, इलेक्शन कमीशन तो वही अभी जो है गवर्नमेंट का ही है और प्रेसिडेंट वही करेगा जो उससे सरकार करने के लिए कहेगी जो है। तो कुछ इस तरह के सिस्टम को मजबूत बनाया जाए, जो है कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए जाए, इसको चेंज किया जाए, बजाय इसके किसी एक अलग से अथॉरिटी को इस बात के लिए अपॉइंट किया जाए कि वो डिसाइड करे जो है कि अपॉइंटमेंट की डिफेक्शन लॉ लागू हो रहा है या लागू नहीं हो रहा है। तो ये तो मेरा सजेशन था जो है कि क्या कहते हैं कि किसी ट्रिब्यूनल को बनाने के बजाय जो है इसका जो सोल्यूशन है खुद ही तलाशा जाए। और जो ये टाइम लिमिट है, जो टाइम लिमिट नहीं दी गई है स्पीकर के रिगार्ड में जो है कि या प्रिसाइडिंग ऑफिसर के रिगार्ड में जो है, इसको एक टाइम लिमिट में बांध देना चाहिए जो है 3 से 4 या 5-6 महीना जो है इसको बांध देना चाहिए, ताकि टाइम बाउंड जो है ये मामला जो है आ सके जो है। क्योंकि जहां पर गवर्नमेंट के फेवर की बात होती है या जो रूलिंग पार्टी की फेवर की बात होती है वहां टाइम बाउंड फैसला आ जाता है, और जहां पर की अपोजिशन की बात होती है जिससे कि कोई डिस्टर्बेंस हो सकता है रूलिंग गवर्नमेंट को जो है, उसमें फैसला आने में साल लग जाता है, कभी कभी पूरी विधानसभा का सत्र ही खत्म हो जाता है। तो ऐसे में इट इज नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी जो है। तो यही, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच।